अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? आप लोगों में से कोई बता पाएंगे? अव्यय मतलब जिसमें कुछ भी व्यय ना किया जाए, मतलब कि बदला ना जाए, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। इसको हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं किया जाता है। विकार उत्पन्न मतलब परिवर्तन। जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? अव्यय, अविकारी शब्द है। इस पर लिंग, वचन, कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हम परिभाषा में बांटना चाहेंगे तो यह होगा, जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे अव्यय कहते हैं। If you want, you can write also. ठीक है? जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, फर्स्ट इज क्रिया विशेषण। सेकेंड संबंध बोधक। थर्ड वन इज समुच्चय बोधक। फोर्थ विस्मयादि बोधक। फिफ्थ इज निपात। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिया विशेषण। पहला भेद क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले। ठीक है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं कि क्रिया किस ढंग से हुई, किस तरीके से हुई, जो इसकी विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। राइट? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन अधिक बोलता है, इसमें बोलना क्या है? क्रिया है। उससे ठीक
लिखा हुआ है? अधिक। तो अधिक हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है। क्या अधिक में किसी तरह का परिवर्तन होगा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए? अगर मोहन की जगह अगर हम लिखें राधा, राधा अधिक बोलती है, तो क्या अधिक में कोई परिवर्तन हुआ? तो यही है, क्रिया विशेषण में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और लास्ट में परिमाणवाचक। रीति, रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका। ठीक है। रीति का मतलब होता है ढंग या तरीका। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि या तरीके का पता चलता, किस तरह से क्रिया हुई, इसका जिससे पता चले, जिन क्रिया विशेषण वाले शब्दों से, वह कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा पहले लिखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की विधि या ढंग का पता चले, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको पहचानने के लिए, ठीक है, समझिए पहले क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से पहले आप कैसे प्रश्न लगाकर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वह हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया क्या है? धीरे धीरे चलता है क्रिया हुआ। क्रिया से पहले आपको कैसे लगा के प्रश्न करना है? कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो कैसे प्रश्न लगाकर, प्रश्न पूछने से जो आंसर मिले तो वह हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है, गाड़ी तेज चल रही है। जो क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसे अंडरलाइन कीजिए। गाड़ी तेज चल रही है में क्रिया विशेषण क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण तेज। गुड। कालवाचक क्रिया विशेषण। पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। जो शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बोध कराता है, किस समय में क्रिया हुई, जो इन शब्दों का ज्ञान कराए वह कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, और इसको पहचानने का तरीका है क्रिया के बाद कब प्रश्न लगाकर, जब हम प्रश्न करते हैं उसके बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वह हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण।
हमें कब व्यायाम करना चाहिए? तो उत्तर क्या मिलेगा? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। लिखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह कल पटना जाएगी, वह पटना कल जाएगी। वह पटना कल जाएगी। सेकंड हो गया रीतिवाचक, कालवाचक हो गए। अब कौन सा होगा? स्थानवाचक। परिभाषा दिमाग में आ रही होगी आप लोगों की। क्या है? क्रिया के होने के स्थान का पता जिसमें चले कि क्रिया किस जगह पर हुई। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठिए, क्या प्रश्न लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा? कहाँ। हाँ, जब क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाकर जब प्रश्न किया जाता है उसके बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वह हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए परिभाषा, जो क्रिया विशेषण शब्द यह बताए, जो क्रिया विशेषण शब्द यह बताए कि क्रिया कहाँ हो रही है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे युवक सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हैं। हो गया? परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है, परिमाण मतलब मात्रा। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा मतलब अधिकता न्यूनता का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत पढ़ता है। ठीक है, वह बहुत पढ़ता है, वह कम खाता है। इसमें इसको पहचानने के लिए क्या प्रश्न लगाना पड़ेगा? कितना प्रश्न लगाकर प्रश्न करने के बाद जो उत्तर प्राप्त हो जाए वह हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहचानने का नियम। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा। जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
उदाहरण, वह बहुत पढ़ता है। बहुत को अंडरलाइन कर दीजिए। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? मैं 2 वाक्य बोल रही हूँ, बताइएगा कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है और कौन सा विशेषण है। बच्चा बहुत रोता है, ठीक है, और आज बहुत बारिश हुई। इस दोनों वाक्य में कौन सा विशेषण है और कौन सा क्रिया विशेषण है? बच्चा बहुत रोता है, क्रिया विशेषण। कैसे पहचाना आपने? क्रिया विशेषण। देखिए, और पहचानने का तरीका यह भी है, क्रिया के जस्ट बाद यदि कोई क्रिया शब्द आता है, विशेषण शब्द आता है, तो वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। और संज्ञा सर्वनाम के बाद कोई शब्द आए तो वह हो जाएगा विशेषण। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा था, वह कल पटना जाएगा, तो यह नहीं होगा विशेषण का, क्रिया विशेषण का उदाहरण, ठीक है। वह पटना कल जाएगा, यह भले ही हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। तो जस्ट बाद, क्रिया के जस्ट पहले जो विशेषण हो तो वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के बाद हो तो वह हो जाएगा विशेषण। बहुत ही आसान तरीका है समझना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पानी तेजी से बरस रहा था, किस तरह का क्रिया विशेषण है? पानी तेजी से बरस रहा था, रीतिवाचक, राइट। बिल्ली चुपके से दूध पी गई, रीतिवाचक। वह कितना खाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें कितना लगा हुआ, ठीक है। कश्मीर में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, गुड। उसका सामान हाथों हाथ बिक गया, रीतिवाचक, राइट, रीतिवाचक। कैसे बिक गया? हाथों। कैसे प्रश्न किससे लगाते हैं? रीतिवाचक। उतनी डाल लो जितना खा सको, आप ऊपर बैठ जाइए। मतलब कि क्लियर हो गया? हाँ? नहीं समझ में आया? तुम्हारा हाँ थोड़ा क्लास से अलग हटकर था, दैट्स व्हाई। अब हम लोग आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक। इसमें परिभाषा नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। ध्यान से इसको समझिए। काल बोधक, काल बोधक में क्या क्या आएगा? से पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, ये सारे उदाहरण होते हैं किसके? संबंध बोधक। स्थान बोधक, के आगे, ठीक है, और के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बगल। दिशा बोधक, दिशा, के उधर, के किधर, के अंदर। मतलब कि ये चीज समझ में आ रहा है, के साथ में है, के पास, के नजदीक, के दूर, की तरफ, के बगल। हाँ। साधन,
के द्वारा, हाँ, के साथ, के कारण, के जरिए, हेतु बोधक, हेतु मतलब उसके बिना, के बिना, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, ठीक है। शंख बोधक, शंख मतलब साथ, के साथ, किसके साथ, के साथ, के शंख, किसके साथ, के सहित, विरोध, के विरोध, के विरुद्ध, के खिलाफ, हाँ, के खिलाफ, देखो, के बगैर, के बगैर, के अलावा, के विपरीत, ठीक है। समता मतलब बराबरी, के समान, गुड, वेरी गुड। के समान, और के जैसा, के अनुरूप, ठीक है। तो ये थे संबंध बोधक। इसको पहचानने के लिए इसमें क्या लगा रहता है आगे सबके साथ, के। देखो तो बहुत जल्दी समझ गए। फिर आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक दो तरीके के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय, जो समुच्चय समान स्तर के शब्दों, शब्दांशों और वाक्यों से जोड़े जाते हैं, एक जैसे वाक्य होंगे जो उसके साथ जो जोड़े जाएंगे वह समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। जैसे कि राम और श्याम पढ़ता है, तो इसमें समुच्चय बोधक कौन सा, और, ठीक है। नेहा पढ़ रही है और मोहन जा रहा है, और सामान्य वाक्य, समान वाक्य है, एक जैसे वाक्य है, तो जो एक जैसे वाक्यों के बीच जो शब्द लगते हैं वह कहलाता है समुच्चय बोधक। कौन सा समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं। पहले लिख लीजिए परिभाषा इसकी, समानाधिकरण और व्याधिकरण। सबसे पहले समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं, क्वेश्चन, शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जो दो शब्दों को जोड़ता हो, दो वाक्यांशों को जोड़ता हो और दो वाक्यों को जोड़ता हो। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। लिख लिए, समानाधिकरण और व्याधिकरण। Don't talk.
समुच्चय बोधक समान स्तर वाले, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक। संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक। देख लिए। सबसे पहले संयोजक समझते हैं, पहले फिर लिखेंगे। वे शब्द जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों या 2 शब्दांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे संयोजक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और, तथा और एवं, गुड, अर्थात, अथवा, वो, तथा। ठीक है, लिखिए संयोजक में वे शब्द जो 2 वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे संयोजक कहते हैं। उदाहरण में अर्थात, तथा और एवं, व आदि। एक वाक्य बना दीजिए उसी से। वह कमरे में गया और पढ़ने लगा। विकल्पक, पहले समझ लीजिए। वे शब्द जो विकल्प दिखाते हैं, ये अथवा कोई और, ठीक है, जहां पे विकल्प दिखाया जाए 2 शब्दों के बीच, 2 वाक्यों में या 2 वाक्यांशों में, जहां पे विकल्प दिखाया जाता है उसे कहते हैं विकल्पक। जैसे राम अथवा श्याम बाजार जाएगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि कोई एक या फिर दोनों, नहीं कहा जा रहा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो जहां पे विकल्प
दिखाया जाता है वहां पे विकल्पक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए परिभाषा लिखिए। वे शब्द जो दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प दिखाते हैं उन्हें विकल्पक कहते हैं। जैसे या, अथवा, नहीं तो आदि। ठीक है, उससे एक वाक्य बनाइए। चुपचाप पढ़ाई करो, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाओ। दैट इज विकल्पक। उदाहरण है हाँ, यह भी करो या मरो, यह भी विकल्प दिया गया है, आपकी मर्जी। विरोधवाचक, जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध करता है। ठीक है, जहां पे एक वाक्य से दूसरे वाक्य का विरोध दिखाई देता है। वे समुच्चय शब्द जो पहले वाक्य का अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं। जो पहले आपने वाक्य कहा उसका दूसरे वाक्य में विरोध दिखाई दे। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, आकाश में बादल छाए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही है। Who said? Then ask again, अगर समझे नहीं तो। ठीक है, आकाश में बादल छाए हैं, काले बादल छाए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाक्य में बताया जा रहा है कि काले बादल छाए हैं, मतलब कि बारिश होगी, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या किया जा रहा है, उसी का विरोध किया जा रहा है कि लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। इसी तरह वह पढ़ने में काफी अच्छा है परंतु उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध कर रहा है। अब सब अपने अपने ऊपर मत लीजिए। दैट इज उदाहरण है ना प्रशांत प्रभात। हाँ, विरोधवाचक का आप लोग लिखिए, परिभाषा लिखिए। Keep quiet. Go. वे समुच्चय बोधक शब्द, वे समुच्चय बोधक शब्द जो पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं, वे विरोधवाचक कहलाते हैं। वे समुच्चय बोधक शब्द जो पहले वाक्य का विरोध प्रकट करते हैं, वे विरोधक या विरोधवाचक कहलाते हैं। उदाहरण पर, परंतु,
बल्कि, मगर, लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, मगर, लेकिन आदि। ठीक है, एक वाक्य बना दीजिए। आकाश में काले बादल छाए हैं परंतु वर्षा नहीं हो रही है। अब परिणामवाचक। परिणामवाचक में वे समुच्चय बोधक शब्द जो एक वाक्य के परिणाम को दूसरे वाक्य में दिखाते हैं। ठीक है, एक वाक्य में बताएंगे कि उसका परिणाम क्या होगा दूसरे वाक्य में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है, जहां पे एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाया जाता है उसे क्या कहेंगे? परिणामवाचक समुच्चय बोधक। लिख लीजिए परिभाषा। वे समुच्चय बोधक जो एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं उसे परिणामवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, नहीं तो, अन्यथा, इसलिए, ताकि, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, ताकि, नहीं तो, अन्यथा। जल्दी चलो अन्यथा देर हो जाएगी। हाँ, विकल्पक में भी होगा, विरोधक में भी। विकल्पक में अन्यथा भी तो हो सकता है। कैसे दोगी अन्यथा? नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग व्याधिकरण समुच्चय बोधक। संतत कर लो। There are lots of time. 15 मिनट। लिखिए व्याधिकरण। आराम जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में
जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानाधिकरण में क्या था? समान स्तर के वाक्य होते थे। इसमें क्या होता है? एक वाक्य मुख्य होते हैं, दूसरे वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे कांता परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद हैं। कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और 4th वन उद्देश्यवाचक। लिख लिए चारों? पहला क्या था? कारणवाचक, सेकंड संकेतवाचक, थर्ड स्वरूपवाचक, 4th उद्देश्यवाचक। कारणवाचक में क्या होता है? जिस समुच्चय शब्द द्वारा, समुच्चय बोधक शब्द द्वारा कार्य कारण का पता चले, किस कारण वह काम हुआ तो पता चले, उसे कहेंगे कारणवाचक समुच्चय बोधक। वह जल्दी नहीं चल सका क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई। नहीं, जल्दी नहीं चल पाने का कारण पता चल रहा है। दूसरे वाक्य में क्या हमें नहीं चल पाने का कारण पता चल रहा है या नहीं? तो पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसका एक तो उदाहरण लिख लीजिएगा। जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चलता है, वह कारणवाचक समुच्चय बोधक कहलाता है। जिस समुच्चय बोधक में कार्य कारण का पता चलता है, वह कारणवाचक समुच्चय बोधक कहलाता है। उदाहरण, इसलिए, चूंकि, क्योंकि, इसलिए, चूंकि और क्योंकि। चूंकि, ठीक है, वह लेट हो गया क्योंकि उसकी बस छूट गई। उदाहरण एक लिखते बना लीजिए खुद से, अपने अपने
मैंने 2 बताया ही आप लोगों को। वह जल्दी नहीं चल सका क्योंकि उसके पैर में नोच थी। और दूसरा बताया भी मैम क्योंकि और चौकी कहाँ लगेगा? बीच में। नहीं मतलब कि चौकी कहाँ लगेगा? दोनों का यूज कहाँ होगा? मैंने जहाँ पे आप क्योंकि लगा सकते हैं वहाँ आप चूंकि भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिन जगहों पर आप क्योंकि शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ चूंकि भी कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। संकेतवाचक और 2 लिख लीजिए, उसके बाद नहीं लिखा है। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करता है, जहाँ पे शर्त दिखता हो या संकेत दिखाई दे वह हो जाएगा संकेतवाचक। जैसे कि यदि वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे शर्त है, वर्षा नहीं हुई तो फसल भी खराब हो जाएगी। तो बता रहे हैं, लिखवाएंगे, पहले समझ तो लो नया। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करता है, जहां पे शर्त दिखाई दे 2 वाक्यों के बीच। ठीक है, कि अगर एक काम नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हुआ। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि, तो, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि आदि आदि। उदाहरण, यदि वर्षा ना हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यदि और ना के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। स्वरूप, स्वरूपवाचक, जिसमें पहला वाक्य जो दिया है उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दूसरा वाक्य दिया जाता है। ठीक है, पहले वाक्य को अत्यधिक स्पष्ट करने के लिए जहाँ पे दूसरा वाक्य दिया जाता है वह स्वरूपवाचक होता है। उदाहरण के तौर पर, अभिलाषा मुस्कुरा रही है, यानी वह मान गई है। उसने हाँ नहीं कहा है, वह मुस्कुरा रही है, मतलब कि वह मान चुकी है। ठीक है, अर्थात, मानो, यानी, ये तीनों वर्ड्स लिखिए। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग समुच्चय बोधक लिखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि यह समुच्चय बोधक के सारे भेद हैं। अब हर कॉपी तुम एग्जाम तो 10th का सारा पेपर दोगे, सब में मोहम्मद साहब लिखना जरूरी होगा? नहीं। हाँ, क्योंकि वो कॉपी तुम्हारी है ना, तो ये समुच्चय बोधक के उपभेद हैं, तो इसलिए उनका नाम लिखना जरूरी है। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए, वह स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे
यानी, अर्थात, मानो आदि। अर्थात, मानो, यानी आदि। उदाहरण, अभिलाषा मुस्कुरा रही है यानी वह मान गई है। Ma'am, if I for example, if you उसने मेरी बात को सिर झुकाकर मान लिया, अर्थात वह अपनी गलती समझ गया। ठीक है, या मानो वह अपनी गलती समझ गया। ठीक है। उद्देश्यवाचक, जिस समुच्चय बोधक द्वारा क्रिया के करने का उद्देश्य पता चले कि क्रिया किस उद्देश्य से की जा रही है। जब पहला वाक्य जो लिखेंगे उसमें जो दूसरे वाक्य में पता चलेगा किस उद्देश्य से पहला वाक्य किया गया है। जैसे कि बच्चे को मिठाई दे दो ताकि वह चुपचाप बैठे। ठीक है, पहला वाक्य क्या था? मिठाई दे दो। उसका कारण क्या था? ताकि वह चुपचाप बैठ जाए। ठीक है, जहां पर कार्य करने के उद्देश्य का पता चलता दूसरे वाक्य में, वह हो जाएगा उद्देश्यवाचक। लिखिए परिभाषा।